हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारे सेक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है, जो छुटुर-पुटुर सेक्शंस रह गए हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि ये जो प्रूविंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट है, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 67 में था, लेकिन फिलहाल ये सेक्शन 65 में है बीएसए के। कोई चेंज नहीं है, सेम ही है। देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसकी वैल्यू तभी होगी जब क्या कहते हैं कि उसे प्रूफ कर दिया जाता है। ये सेक्शन बेसिकली ये बताता है ना कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है ना, किसी ने उसे लिखा है ना, या फिर किसी ने उसे साइन किया है, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी होगी। समझ रहे हो? तो कोई भी डॉक्यूमेंट की वैल्यू कब होती है? जब हम उसे प्रूफ करते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट को हमने प्रूव ही नहीं किया तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उसे प्रूव नहीं करूँगी तो मुझे कैसे पता चलेगा वो जेन्युइन है या नहीं है। हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अगर हम उसके अंदर थोड़ा डीप जाते हैं, तो वो ये आता है कि वो जेन्युइन है या नहीं है ना। अगर जेन्युइननेस पे सवाल उठना चाहिए कि नहीं, मतलब आप उसके बेसिस पे अपना जजमेंट बेस करने वाले हो, ठीक है, इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो ये चेक करना बनता है ना कि जेन्युइन है या नहीं। तो कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब पे सिग्नेचर हो रखा है या फिर किसी ने उसे लिखा है, राइटिंग में है ना, तो क्या करना होगा, उसे वो प्रूफ करना पड़ेगा। और जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हो, है ना, मैंने उस पर साइन कर दिया, फिर मैंने उसे अपनी हैंड राइटिंग में लिखा, जो भी किया मैंने, तो उसे पहले डॉक्यूमेंट बोलेंगे, लेकिन जैसे उसमें मेरा सिग्नेचर या ये सारी चीज़ें होंगी, वो डॉक्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट कन्वर्ट हो जाएगा मेरे स्टेटमेंट पे, ठीक है। मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ मैंने उस पर साइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, इट्स नॉट जस्ट अ मेयर डॉक्यूमेंट, अब ये क्या हो चुका है, अभी मेरा स्टेटमेंट हो चुका है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट तब बनता है जब उस पर या तो मेरे सिग्नेचर हो या मैंने उसे अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हो, ठीक है। तो अब कोई भी डॉक्यूमेंट है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ कैसे कहलाएगा, मैं कैसे कहूँगी कि मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वही सेम बात, या तो ये प्रूव हो जाए, है ना, कि मैंने लिखा है ना, या फिर ये प्रूव हो जाए कि मेरा सिग्नेचर है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट होगा ऐसा माना जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट है वो मुझसे जुड़ा हुआ है। अब डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने का तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका ये है, जो बेस्ट तरीका है ना, जो हमारे सेक्शन 65 में है, वो क्या है, जिसने लिखा है या जिसके सिग्नेचर है उसे ही बुला लो, उसी पर्सन को बुला लो जिसके सिग्नेचर और हैंड राइटिंग है। दूसरा, अगर वो नहीं है ना, सपोज वो मर गया है, या फिर जिसने उसे लिखते हुए देखा है ना, हु हैज सीन हिम राइटिंग। देखो, इसमें इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, तो ज़्यादा मतलब परेशान नहीं होना, मैं आपके लिए डायरेक्ट भी रीड कर दूंगी। तीसरा क्या है कि एक्सपर्ट, है ना, हम एक्सपर्ट से भी तो चेक करा सकते हैं, तो एक एक्सपर्ट के पास चीज़ें भेज सकते हैं चेक करने के लिए कि सिग्नेचर उसका है या नहीं है ना, या फिर कोई उसकी हैंड राइटिंग से, जैसे मैंने आपको बताया किसी ने उसे लिखते हुए देखा, कोई उसकी हैंड राइटिंग से एक्वेंटेड हो। ये कहाँ पे, हमारे बीएसए के सेक्शन 41 में, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 47 में। अच्छा, आप इसके साथ कोई और सेक्शन में लिंक करके पढ़ना चाहे ना, तो आप इसके साथ सेक्शन 39 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और 41 भी पढ़ सकते हैं, और साथ ही आप इसके साथ सेक्शन 72 भी पढ़ सकते हैं, है ना, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर इसके ऊपर स्पेसिफिकली आंसर आता है तो इन्हें भी मेंशन करना, है ना। ये मैंने पढ़ा रखा है, इसमें नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें और भी सेक्शंस हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि लास्टली कोड खुद कर सकता है, कोड कंपेयर कर ले, खुद अपनी आंखों से कंपेयर कर ले कि ये एडमिटेड हैंड राइटिंग किसकी है, कंपेयर कर सकता है। तो बेसिकली यही कुछ वेज होता है जिससे कि हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये क्या कहता है ये सेक्शन ये कहता है कि जो डॉक्यूमेंट है, देखो डॉक्यूमेंट मेयरली एक डॉक्यूमेंट है, जब तक वो प्रूव नहीं होगा तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। यही बात कही है सेक्शन 65 ने। मैं एक बार रीड करती हूँ। इफ अ डॉक्यूमेंट इज एलिज्ड टू बी साइंड और टू हैव बीन रिटन होली और इन पार्ट बाय एनी पर्सन, देखो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट में जरूरी नहीं है कि पूरा डॉक्यूमेंट, कोई पार्ट की भी बात करी जा रही है। The signature or the handwriting of so much of the document as is alleged to be in that person's handwriting must be proved to be in his handwriting। तो जितना मैं बोल रही हूँ कि इस इंसान ने लिखा है, सपोज इस इंसान ने लिखा है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उस इंसान ने लिखा है। आई होप इट इज क्लियर। अगला है हमारा प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है, सेक्शन 66 इंडियन एविडेंस एक्ट का हमारा है ये 67A, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, प्रूफ एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है हमें प्रूफ करना पड़ेगा। मैं भी डायरेक्ट रीड करूँगी, या फिर चलो पहले डायरेक्ट ही रीड कर लेते हैं। क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर
if the electronic signature of any subscriber is alleged to have been affixed to an electronic record, the fact that such electronic signature is the electronic signature of the subscriber must be proved. तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें भी प्रूफ की बात करी जा रही है। तो बताया गया ना कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है दो कैटेगरीज में लोगों ने बांटा है, एक है सिक्योर्ड, है ना, दूसरा है नॉट सिक्योर्ड। ठीक है, तो जो हमारा सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वहाँ पे तो हमें कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है ना, वहाँ पे ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैंने ही दिया है। सपोज ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस पर्सन का ए का, ठीक है, ये जो ए है ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ए का है, तो ए जो है उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इसी का है। अगर वो सिक्योर्ड है तो हम मान के चलेंगे कि वो ए का ही है। जो सर्टिफिकेट प्रोवाइडर है उसी का एविडेंस काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर सपोज ये सिक्योर नहीं है ना, और ये अरे ए ने भेजा है, तो इस बात का प्रूफ देना पड़ेगा कि ए नहीं भेजा है। हमें क्या पता किसने भेजा है ना। तो अगर कोई कहता है कि ये रिकॉर्ड मेरे कंप्यूटर से गया है तो ये प्रूफ करना पड़ेगा आपको कि ये जो कंप्यूटर, अगर आप कह रहे हो कि ये जो रिकॉर्ड है मेरे कंप्यूटर से गया है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर है वो आपका कंप्यूटर है, आपके पोजेशन में है, जो भी चीज़ें आपको प्रूफ करना पड़ेगा। या फिर मैं ही इसे ऑपरेट करता हूँ, तो इससे इस बात की इस बात का पुष्टिकरण हो जाएगा कि ये जो है मैंने ही भेजा। अगर सपोज ये कोई मोबाइल है ना, ये टैब है या मोबाइल है, मेरे पास रहता है, मैं इसकी ओनर हूँ, मेरे पोजेशन में है और मैं ही इसे कंट्रोल करती हूँ, मैं किसी और को नहीं देती। घर में सबके पास एक ही फ़ोन नहीं है ना, तो मेरा ही ये फ़ोन है। तो चांसेस हैं कि ये जो मैसेज भेजा होगा या जो चीज़ें भेजी होंगी किसने भेजा होगा, मैंने ही भेजा होगा। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रूफ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योर नहीं है। जो सिक्योर रहता है वहाँ पे तो ये रहता ही है कि उसी ने भेजा होगा, है ना, उसमें चांसेस कम है कि किसी और ने भेजा है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए ये सेम है उसी की तरह। किसकी तरह सेम है? जैसे हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखा था ना कि हमें जिसने भी उसे साइन किया है, सिग्नेचर किया है, उसे प्रूफ करना होगा कि उसी का सिग्नेचर है, उसी की हैंडराइटिंग है ना, तो ही वो जो डॉक्यूमेंट है उसे हम लोग किसी तरीके का एविडेंस मानेंगे, वरना उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। सेम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का है, जो कह रहा है ना, या जिसने भेजा है, जिसका सिग्नेचर है, प्रूफ करना पड़ेगा उसी का सिग्नेचर है। अगर सिक्योर्ड है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सिक्योर्ड नहीं है तो उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इसी का सिग्नेचर है। ठीक है, कि इसी का फ़ोन है, इसी का लैपटॉप है, इसी का टैब है ना, और यही ऑपरेट करता है जो भी चीज़ें। आई होप इट इज़ क्लियर, है ना। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 67। ठीक है, अब ये जो सेक्शन 67 है हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था, ये सेक्शन 68 था। ठीक है, ये क्या कहता है, ये बेसिकली ये बात कहता है सेक्शन 67 अटेस्टेशन की बात करता है। मतलब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, अगर लॉ कहता है कि वो अटेस्टेड होना चाहिए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक मैंने उसे अटेस्ट नहीं करवा रखा है। तो अटेस्टेशन अगर लिखा है लॉ में तो अटेस्टेशन होना ही चाहिए, वरना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये मैंने आपको ऊपर से बताया। तो अब इस सेक्शन को समझने के लिए अब पता चल जाएगा ना एक बार कि आपको सेक्शन है क्या, तो ही आपको चीज़ें समझने में थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। अब अटेस्टेशन का मतलब क्या होता है? अटेस्टेशन का मतलब ये है, बहुत सिंपल सा मतलब है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है ना, अगर वो मेरे सामने लिखा जा रहा है ना, मेरे सामने लिखा जा रहा है, मेरे सामने एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं उसे साइन कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या किया, ये डॉक्यूमेंट है ना, मेरे सामने लिखा गया, मैं यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देती हूँ, तो ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गया। यही है इसका मतलब। तो कल को जब डॉक्यूमेंट प्रूफ करना होगा, है ना, तो ये जिसने अटेस्ट किया होगा वो उसे बुलाया जा सकता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जो साइन करता है, अटेस्टेटर। एक तरीके से ये टेस्टिमनी है, एक तरीके से ये एविडेंस का काम कर रहा है कि ये एज ए एविडेंस एक्ट कर रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है मेरे सामने ही एग्जीक्यूट हुआ है, मेरे सामने ही लिखा गया है। अब अंदर क्या लिखा है, ये जो डॉक्यूमेंट है इसके क्या क्या कंटेंट है, इसके लिए हम अटेस्टेटर को लायबल नहीं कर सकते। अटेस्टेटर को अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, बस उसे ये पता है कि जो डॉक्यूमेंट उसके सामने एग्जीक्यूट है और उसके सामने लिखा हुआ है, बस इतना ही पॉइंट ऑफ कंसर्न है अटेस्टेटर का। अब ये जो अटेस्टेशन होता है इसका जो एविडेंस होता है, कैसा एविडेंस होता है, अटेस्टेशन का एविडेंस आप लोगों ने पढ़ा था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कौन सा सेक्शन था, है ना, वहाँ पे आपने पढ़ा था प्राइमरी एविडेंस के बारे में। तो जो अटेस्टेशन होता है कैसा एविडेंस होता है, ये होता है प्राइमरी एविडेंस। समझ आया? अब अगर मुझे प्रूफ करना है तो प्रूफ मैं कैसे करूँगी? प्रूफ करने के लिए या तो अटेस्टेटर को बुला लो,
है ना। जो डॉक्यूमेंट है जिसने अटेस्ट किया उसे बुला लो, है ना। लेकिन या फिर अटेस्टेटर नहीं होता, वैसे तो अटेस्टेटर को ही बुलाया जाता है, एक्सपर्ट के पास भेज दो, है ना। या फिर जो भी पर्सन उसकी हैंड राइटिंग से एक्विंटेड हो। तो इन तरीकों से बेसिकली हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। क्या कह रहा है सेक्शन, देखो आप, आई होप आपके लिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। ये सेक्शन बस ये कह रहा है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर लॉ कह रहा है कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, तो उसे प्रूफ करने के लिए आपको अटेस्ट करना होगा। अगर आपने अटेस्ट नहीं किया तो उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अटेस्टेशन मतलब क्या, कि जहाँ मतलब एक इंसान एज ए टेस्टिमनी, एज ए विटनेस एक्ट कर रहा है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट उसके सामने लिखा गया है, या फिर वो डॉक्यूमेंट उसके सामने एग्जीक्यूट हुआ है। इतनी सी बात कही गई है। अब ये जो अटेस्टेटर है, ठीक है, मान लेते हैं मैं अटेस्टेटर हूँ, है ना। मैंने साइन किया कि ये जो है डॉक्यूमेंट मेरे सामने एग्जीक्यूट हुआ है। अब मैं कल को चाहूँ, मैं ये अपने पावर डेलीगेट नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप मेरी जगह आओ, मैं आपको डेलीगेट कर रही हूँ पावर, और आप मेरी जगह जाके कोर्ट में एविडेंस दो ना, ये नहीं अलाउड है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि क्या सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना ज़रूरी है, हर डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन रिक्वायर्ड है? तो नहीं, हर डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन नहीं रिक्वायर्ड है। अगर हम लोग देखेंगे, सेक्शन को पढ़ेंगे, तो अभी मैं आपके लिए रीड भी करूँगी, है ना। तो वहाँ पे क्या, दो चीज़ें लिखी गई हैं, दो तरीके के डॉक्यूमेंट है। एक जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, मतलब लॉ में स्पेसिफिकली लिखा है कि इसे अटेस्ट करना ही करना है। दूसरा क्या है, नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, मतलब दूसरा लॉ में नहीं रिक्वायर्ड है कि उसे अटेस्ट करना है। तो जहाँ पे लिखा गया रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, तो उसे तो अटेस्ट करना ही करना होगा। अगर अटेस्ट नहीं किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, ज़ीरो वैल्यू हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल जैसे हम लोग विल में देख सकते हैं, फिर हम लोग टीपीए में आप लोग देखते हो गिफ्ट के बारे में, गिफ्ट वाला जो प्रोविजन है, फिर ऐसे करके अलग अलग हमारे पास सेक्शंस है। मॉर्गेज, अगर 100 रुपये से मॉर्गेज कर रहे हैं, अगर प्रिंसिपल मनी 100 रुपीज़ से ऊपर है, तो उधर भी क्या करना पड़ेगा, अटेस्टेशन करना पड़ेगा। तो जहाँ पे लॉ में रिक्वायर्ड है अटेस्ट करना, तो डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए कम से कम एक अटेस्टिंग विटनेस होना ज़रूरी है, वरना उस डॉक्यूमेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। उसके बाद अब इसका एक प्रोवाइजो पढ़ते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। तो क्या कहा गया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है ना, लॉ ने उसे कहा है अटेस्ट करने के लिए, तो वो अटेस्ट करना पड़ेगा। नहीं अटेस्ट किया तो उसकी जो वैल्यू है वो कैसी हो जाएगी, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। समझ आया? अब चलो, अब देखते हैं इसका प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है ना, वो रजिस्टर हो रखा है कहाँ पे, अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, है ना। तो अगर वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे भी हमें अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन है वही खुद में इतना कम्बरसम प्रोसेस है कि मतलब अटेस्टेटर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रजिस्ट्रेशन मतलब ये नहीं कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन ज़रूर रेज कर देता है, लेकिन ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। तो अगर वहाँ पर अटेस्टेटर की ज़रूरत नहीं है, अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, हम अगर वो रजिस्टर्ड है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर तो। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, अगर वो विल है ना, ऑल दो वो रजिस्टर्ड है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे अटेस्टिंग विटनेस चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बात लिखी गई है। तो यहाँ पे अटेस्टिंग विटनेस प्लस इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, है ना, तो दोनों ही चीज़ें चाहिए। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अगर इसे समराइज़ किया जाए तो क्या समरी है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, लॉ ने कहा है उसे टेस्ट करने के लिए, तो उसे टेस्ट करना है, वरना उसकी वैल्यू ज़ीरो है। लेकिन फिर भी इसका एक एक्सेप्शन है, अगर वो रजिस्टर्ड है अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो वहाँ पे मुझे मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है अटेस्टेशन की। लेकिन अगर वो विल है तो फ़र्क नहीं पड़ता है वो रजिस्टर्ड है या नहीं, है ना, अटेस्टेशन वहाँ पे मस्ट है। फिर एक केस है हमारे पास, आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा तो आप मुझसे पूछना, क्योंकि देखो मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि जो सारी मेहनत है आप ही लोगों के लिए हो रही है, और अगर आप ही लोगों को ना समझ आए तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। तो मोहनलाल वर्सेस विशनजीत का केस था। इस केस में ये कहा गया कि अगर मुझे विल का एग्जीक्यूशन प्रूफ करना है, तो उसका जो जिन्होंने लिखा है उनके एग्जामिनेशन से या फिर रजिस्ट्रेशन से नहीं हो पाएगा, मुझे वहाँ पे एक अटेस्टिंग विटनेस तो लाना ही पड़ेगा।
समझ आया? तो एग्जामिनेशन या रजिस्ट्रेशन ये सफिशिएंट नहीं है, अटेस्टिंग विटनेस होना ही चाहिए क्योंकि स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ये चीज़। उसके बाद जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, जस्ट वो एक क्या करता है, वो एक प्रिजम्पशन रेज करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो क्या प्रिजम्पशन रेज करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन है। अब जो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर है, दूसरी पार्टी के ऊपर है ये प्रूफ करना कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है। मैंने दिखा दिया, मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है ना, मतलब इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, तो इस डॉक्यूमेंट को माना जाएगा इट इज़ जेन्युइन। अब दूसरी पार्टी कह रही है जेन्युइन नहीं है, तो आओ प्रूफ करो, दिस इज इट। तो इसमें इतना कुछ नहीं था। आई होप इट इज़ क्लियर। एक बार मैं आपके लिए डायरेक्ट भी रीड कर देती हूँ। इफ़ अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, क्या लिखा है, रिक्वायर्ड बाय लॉ, है ना। It shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution. Shall not be used as evidence मतलब उसे एविडेंस की तरह नहीं यूज किया जाएगा, उसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या है, 0। इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, और लेकिन उसे अटेस्ट नहीं किया तो उसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 0। If there be an attesting witness alive and subject to the process of court and capable of giving evidence. अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है, अब जिसने अटेस्ट किया, ज़रूरी थोड़ी है कि अमर होने का तो वरदान नहीं मिला, तो अगर मान लो वो यहाँ पे कंडीशन भी बताई गई है कि वो अलाइव है एंड ही सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट, वो एविडेंस दे सकता है, इतना कोई बीमार नहीं है, तो ऐसे में उस अटेस्टिंग विटनेस को ही बुलाया जाए। ठीक है, इतना बताया गया। लेकिन फिर इसका प्रोवाइजो आता है, प्रोवाइडेड इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू कॉल इन अटेस्टिंग विटनेस इन प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट not being a will which has been registered in accordance with the provision of Indian Registration Act 1908 unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied। तो यहाँ पे 3 चीज़ें बोली गई प्रोवाइजो में। पहली चीज़, अगर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर अटेस्टेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये बोला गया कि विल एक एक्सेप्शन बताया गया कि विल ऑल्दो रजिस्टर्ड है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में, लेकिन फिर भी मेरे को उसको अटेस्ट करवाना है। तीसरी चीज़ क्या बताई कि जो रजिस्ट्रेशन है इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। प्रोवाइजो ने 3 बातें बताई हैं। इस तरीके से इसे काट के पढ़ो ना, मतलब तोड़ के पढ़ो, और यहाँ पे जो बेयर एक्ट है वहाँ पे स्टिकी नोट्स लगाओ, स्टिकर्स लगाओ, ये 3 पॉइंट ऐसे लिखो, फट से याद आ जाएगा, है ना। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 69 था। अब क्या डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है। पहले जो ये सेक्शन था इसमें ये लिखा होता यूनाइटेड किंगडम का भी जिक्र किया गया था, लेकिन अभी उसे हटा दिया गया क्योंकि अभी तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो सेक्शन 68 क्या कहता है कि अगर मान लो अटेस्टिंग विटनेस ही नहीं है ना, अगर अटेस्टिंग विटनेस ही नहीं मिल रहा है तो उस सिचुएशन में क्या करना है, उस सिचुएशन में कैसे प्रूफ करना है। उस सिचुएशन में प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें। पहली चीज़ तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो अटेस्टेटर है, एटलीस्ट एक अटेस्टेटर का, है ना, क्या लिखा है, एटलीस्ट एक अटेस्टेटर का हमें ये प्रूफ करना है कि उसकी हैंड राइटिंग में है, मतलब ये जो अटेस्टेटर है उसने जो अटेस्ट किया है, जो उसने अटेस्टेशन किया है वो उसकी हैंड राइटिंग में है। ये चीज़ प्रूफ करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें प्रूफ करनी है कि जो एग्जीक्यूट कर रहा है वो सिग्नेचर उसकी ही हैंड राइटिंग में है। तो 2 लोगों के, अगर मैं लोगों के पर्सपेक्टिव से बात करूं, पर्सनैलिटीज़ के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो उसमें 2 पर्सनैलिटी की बात करी जा रही है। एक हो गया हमारे पास अटेस्टेटर, तो क्या प्रूफ करना है कि ये जो है अटेस्टेशन अटेस्टेटर की हैंड राइटिंग में है, ये प्रूफ करना है। दूसरा, ये जो सिग्नेचर है वो एग्जीक्यूटेंट की हैंड राइटिंग में है। तो पहला अटेस्टेटर और दूसरा एग्जीक्यूटेंट, मतलब ये बताना है कि जो चीज़ें हैं इनकी हैंड राइटिंग में है, इसे प्रूफ करना है। एक बार इसको मैं रीड कर देती हूँ। If no such attesting witness can be found, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting, and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person. अब यहाँ पे पहले क्या था, इंडियन एविडेंस एक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ था, इंडियन एविडेंस एक्ट मैं आपके लिए रीड करती हूँ। इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड और इफ द डॉक्यूमेंट पर्पज टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन द यूनाइटेड किंगडम, इस लाइन को स्क्रैप आउट कर दिया गया, बाकी सेम है। समझ आ गया? अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 69 और ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 70 है। ओके, तो ये क्या कहता है, ये सेक्शन ये कहता है कि सपोज कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो जो डॉक्यूमेंट है
ये मतलब इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, मतलब लॉ में कहा गया है कि भाई उसका अटेस्टेशन होना चाहिए तो ही उसकी एविडेंशियरी वैल्यू है, वरना उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। तो अटेस्टेशन मस्ट है बाय लॉ। लेकिन सपोज मान लो अब क्या कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो है मेरे अगेंस्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये मेरे अगेंस्ट है। सपोज मैंने कोई गिफ्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट था जैसे कि अटेस्टेशन करवाना था। अब उसकी वैल्यू, अब मैं क्या करती हूँ कि कोर्ट में मैं खुद ही आती हूँ और मैं क्या कहती हूँ कि मैं एडमिट करती हूँ, ये एडमिट करती हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट है इट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड बाय मी। अब जब मैंने एडमिट कर लिया कि डॉक्यूमेंट मैंने ही एग्जीक्यूट किया है, तो फिर यहाँ पे अटेस्टेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट मेरे अगेंस्ट है लेकिन मैं इसे एडमिट भी कर रही हूँ कि मैंने ही इसे एग्जीक्यूट किया है, तो फिर क्यों किसी को बुलाने की ज़रूरत है ना, क्योंकि मैं अपने अगेंस्ट कुछ झूठ थोड़ी बोलूँगी। अब चाहे लॉ कहता है कि अटेस्टेटर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे ये खुद कह रहा है जिसका डॉक्यूमेंट अटेस्टेड है, तो फिर कोई नीड नहीं है। तो अब तक जितना आपने पढ़ा ना उससे मेंस का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि कौन से सर्कमस्टांसेस में अटेस्टिंग विटनेस need not be called to prove a document, under what circumstances a testing witness need not be called to prove a document। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पहला पॉइंट ये होगा कि कब हमें टेस्टिंग विटनेस की ज़रूरत नहीं है, अगर वो रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है तो, है ना। अभी जो आपने सब चीज़ें पढ़ी हैं उसी से मैं बता रही हूँ, कुछ और अलग नहीं बता रहे हैं। तो इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर इफ़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ तो फिर क्या ही ज़रूरत है टेस्टिंग विटनेस को बुलाने की, अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो ही बुलाने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो भी अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ रजिस्टर्ड है, अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो हमने प्रोवाइजो में पढ़ा था। क्या एक्सेप्शन है इसका, विल, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या सिचुएशन है, ये हमारा अभी जो हमने सेक्शन 69 पढ़ा कि अगर जो है एग्जीक्यूटेंट अपने उसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है, उसे वो खुद एडमिट कर रहा है कि मैंने ही इसे एडमिट किया है। तो ये 3 सिचुएशन है जहाँ पे हमें किसी भी तरीके के अटेस्टिंग विटनेस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट को प्रूफ करने के लिए। एक बारी मैं आपके लिए बेयर एक्ट से भी रीड कर देती हूँ। द एडमिशन ऑफ ए पार्टी टू एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested। तो फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखी, 2 सिचुएशन है जहाँ पे इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, लेकिन बिना अटेस्टेशन के भी काम चल जाएगा। एक तो रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, और दूसरा क्या कहते हैं कि अगर पार्टी के अगेंस्ट वो डॉक्यूमेंट है जिसने एग्जीक्यूट किया और वो खुद ही एडमिट कर रहा है कि मैंने ही इसे एग्जीक्यूट किया, मैंने ही लिखा है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले सेक्शन पे, सेक्शन 70। इंडियन एविडेंस एक्ट का हमारे क्या था, सेक्शन 71। ये बेसिकली किसकी बात करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। एक बारी मैं आपके लिए ये बेयर एक्ट से रीड कर देती हूँ, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। If the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence। कहने का मतलब ये है कि जो भी अटेस्टेटर था, जिसने जो अटेस्टिंग विटनेस था, वो वहाँ पे प्रेजेंट था, लेकिन मान लो वो हॉस्टाइल हो गया, हो सकता है वो हॉस्टाइल हो गया, या फिर अब वो मना कर रहा है, वो मुकर गया अपनी बात से, कह रहा है कि नहीं मैंने तो देखा ही नहीं, है ना। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि या कोई भी रीज़न होता है, या फिर वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा है, मेमोरी उसकी वीक हो गई है, जो भी है रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, तो कह रहा है कि मेरे सामने तो जो है ये डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं गया, मेरे सामने कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे अब हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट तो बेकार नहीं कह देंगे ना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फिर जैसे जो नॉर्मल तरीके होते हैं कोई भी चीज़ प्रूफ करने के इंडियन एविडेंस एक्ट में, हम उन मीन्स से प्रूफ कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को। अब जो अटेस्टिंग विटनेस वो मना कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है उसकी वैल्यू चली गई, नहीं। मैं क्या करूँगी, जो और अवेलेबल मीन्स हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट आई मीन टू से भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसे यूज़ कर लिया जाए और जो है उसे प्रूफ कर दिया जाए जो ये डॉक्यूमेंट है। क्लियर। अब अगला क्या है, सेक्शन 71 इंडियन एविडेंस एक्ट का, हमारे सेक्शन 72। आई होप आपको समझ आ रहा है। एक बार मैं समराइज भी कर दूंगी, इम्पॉर्टेंट भी है और इजी भी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ये क्या कहता है 71, बेयर एक्ट से मैं रीडिंग कर रही हूँ। एन अटेस्टेड डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड मे बी प्रूव्ड एज इफ इट वॉज अनअटेस्टेड। तो जो भी डॉक्यूमेंट है अगर लॉ नहीं कहता उसे अटेस्ट करने के लिए, तो उसको प्रूफ करने के लिए हमें किसी अटेस्टिंग विटनेस या इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम बाकी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ करते हैं उस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। कोई इसके लिए हमें अटेस्टेटर या फिर अटेस्टिंग विटनेस इन सब की ज़रूरत नहीं है। अटेस्टेटर की वैल्यू तब आती है, देखो अटेस्टेटर की वैल्यू तभी आएगी जब इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ।
अगर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ तो अटेस्टेटर की कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? अब एक बारी समराइज़ कर देते हैं, बाकी फिर जो 2 और सेक्शंस रह रहे हैं 72 73 वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पब्लिक डॉक्यूमेंट का देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि प्रूविंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट की बात करी गई। उसके बाद क्या होता है, शुरू हो जाता है हमारा, हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रूविंग ऑफ डॉक्यूमेंट की बात कर रहे थे, फिर हमने बात करी उसके अटेस्टेशन की। अब अटेस्टेशन कैसा होना चाहिए, अटेस्टेशन कब होगा, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है तो फिर अटेस्टेशन का कोई नीड नहीं है। एक बारी समराइज कर देती हूँ, इतना पका दिया, थोड़ा सा और पक लूँ, मुझे भी थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन होगा कि कुछ मैं बता पाती हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लिमिटेड रखना चाहिए। एनी हाउ, चलो अब क्या ही टाइम वेस्ट करना। तो सबसे पहले हम लोग प्रूविंग ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। फिर कहा जाता है कि हमें एक अटेस्टिंग विटनेस की ज़रूरत है ना, अटेस्टिंग विटनेस, लेकिन इट शुड बी रिक्वायर्ड बाय लॉ। प्रूफ करने के लिए हमें अटेस्टिंग विटनेस की ज़रूरत है, लेकिन कंडीशन ये है इट शुड बी रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर लॉ नहीं कहता है तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या आता है, एक एक्सेप्शन आता है कि अटेस्टिंग विटनेस की ज़रूरत नहीं है इफ़ इट इज़ रजिस्टर्ड। कहाँ पे रजिस्टर्ड, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन आ जाता है। इसका एक्सेप्शन क्या है, विल। अगर विल है तो रजिस्टर्ड है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे अटेस्टिंग विटनेस की ज़रूरत होगी ही। और अगर मान लो कोई अवेलेबल ही नहीं है, अटेस्टिंग विटनेस अवेलेबल ही नहीं है, तो वहाँ पे कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो फिर जो दोनों की हैंड राइटिंग है उसको प्रूफ करना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि ये केस था, दोनों अवेलेबल नहीं है। अगला सिचुएशन क्या है, अगला सिचुएशन ये है कि जिसके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट है वही एडमिट कर ले रहा है कि अरे मैंने ही डॉक्यूमेंट बनाया है ना, ये मैंने ही लिखा है। तो वहाँ पे क्या ज़रूरत है, जिसके अगेंस्ट है वही कह रहा है कि मैंने ही किया, तो फिर प्रॉब्लम ही क्या है, वहाँ पे सारी चीज़ वहीं पे सॉर्ट हो गई। उसके बाद अगला सिचुएशन ये आता है कि यहाँ तक समझ आ गया ना कि कोई इशू नहीं है यहाँ तक। फिर क्या होता है, अगला ये है कि अगर जो है अटेस्टेटर जो है वो भूल गया या हॉस्टाइल टर्न हो गया, तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि जो बाकी नॉर्मल तरीके हैं, नॉर्मल मीन्स है प्रूफ करने के लिए बीएसए में, वो यूज़ कर लेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और अगर जो अटेस्टेटर उसकी वैल्यू तभी है इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय लॉ। अगर लॉ में नहीं रिक्वायर्ड है तो अटेस्टेटर की कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है कि इट हैज़ टू बी अटेस्टेड बाय लॉ, है ना, और अटेस्टेटर है वो आया नहीं, तो क्या कोई कॉन्सिक्वेंस होंगे, नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल। आई होप इट इज़ क्लियर। बहुत ज़्यादा पका दिया, मैं चाह रही थी 2 और सेक्शन इसी में करा देती हूँ, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना आपके लिए, अगले वीडियो में बता दूँगी। और किसी भी तरीके का कुछ फीडबैक हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे यहाँ पे ये इम्प्रूव करना चाहिए या वैसे करना चाहिए, आप मेरे को प्लीज़ प्लीज़ से बताओ, क्योंकि तो ही तो उसी डायरेक्शन में मैं आपके लिए काम करूँगी ना। अगर आप लोग इनपुट देंगे तो ही इम्प्रूव हो पाएगा, और ये सोलली आप ही लोगों के लिए है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है, बहुत ज़्यादा मतलब ये टाइम जो है काफ़ी पोल्यूशन और मौसम वगैरह चेंज हो रहा है, तो डेंगू वगैरह सब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैंने देखा आसपास लोगों को बहुत ज़्यादा हो गया, सो इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए और अपना आराम से पढ़िए, ठीक है। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।